everyone, I hope you all are doing well. Welcome back to Brainipedia Skill. And in this video session, we are going to discuss taxonomy topic. Yes, you heard it right. Today we are going to discuss taxonomy topic with PYQs. Yes, right? Okay. तो इसमें हम कंप्लीट टेक्सोनॉमी डिस्कस करने वाले हैं राइट इस वीडियो सेशन में सो स्टे कनेक्टेड यस सो सबसे पहले बात करते हैं दिस वीडियो इज फॉर योर एनटीपीसी एग्जाम और जो भी अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स आप दे रहे हो जिसमें जनरल साइंस कवर होती है that those candidate can also watch this video session right क्योंकि जनरल साइंस तो ऑलमोस्ट आपकी हर एग्जाम में सेम रहती है राइट चाहे वो एनटीपीसी हो चाहे कोई अदर आपका स्टेट लेवल का कोई एग्जाम हो या सेंट्रल लेवल का कोई गवर्नमेंट एग्जाम है आपका तो वो सेम रहती है राइट तो आप वॉच कर सकते हैं ये वीडियो राइट या जहां हम आपके बहुत पहले जो रिपीट हुए हैं जो काफी बार जो कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं जनरल साइंस से वो सब भी हम यहाँ पे समझने वाले हैं राइट यस So now we can start our discussion taxonomy, right? So सबसे पहले बात करते हैं कि taxonomy क्या होती है, right? So taxonomy is a system. This is a system for naming and organizing things, especially the plants and animals. Plants and animals को naming करी जाती है, उनको groups में रखा जाता है, उनको classify किया जाता है, उसको ही taxonomy बोलते हैं. अब जो भी प्लांट्स एंड एनिमल्स है सबको एक साइंटिफिक नेम दिया जाता है जो पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड वही सेम नेम यूज किया जाता है ना तो उस नेम देना फिर उसको ये पता लगाना कि ये प्लांट है एनिमल है कौन सा प्लांट एनिमल है अगर हमें कुछ न्यू ऑर्गेनिज्म मिलता है राइट तो वो सब आपका टेक्सोनॉमी का पार्ट है तो क्लासिफाई करना उसको नेम देना दे ऑल आर द पार्ट ऑफ टेक्सोनॉमी राइट यहाँ पे आपका कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए है ना राइट Okay, so Carlos Linnaeus, he was a famous scientist, Swedish botanist he was, right? Botany की mainly study करते थे, उसके बाद zoology की भी करी है, physician भी थे. So Carlos Linnaeus ने first time ये binomial nomenclature का concept दिया, जहाँ उन्होंने बोला कि जहाँ उन्होंने naming का जो main था कि naming कैसे करी जाए, वो explain किया. Binomial nomenclature दिया, मतलब कि हर organism के name में 2 words होंगे एक स्पीसीज होगी एक जीनस होगी जैसे अगर हम ह्यूमन की बात करें तो व्हाट इज द नेम ऑफ ह्यूमन राइट ह्यूमन का क्या नेम है यस एवरीवन क्या नेम है ह्यूमन का आप बोलोगे होमोसेपियंस राइट ह्यूमन का साइंटिफिक नेम इज होमोसेपियंस राइट सो दिस होमोसेपियंस दिस कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड्स राइट सो इसलिए इसको बोला गया बायनोमियल राइट बायनोमियल है ये होमो एंड सेपियंस यहाँ पे 2 अलग अलग वर्ड्स हैं तो दिस इज बायनोमियल नोमेनक्लेचर एंड दिस इज गिवन बाय द कैरोलस लीनियस राइट ये अब हम रिसेंट में यूज करते हैं दिस इज द मॉडर्न सिस्टम राइट रिसेंट में भी हम यही यूज करते हैं यस दिस इज द मॉडर्न सिस्टम ऑफ नेमिंग है ना राइट इसलिए उन्होंने ये बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था इसलिए उनको क्या बोला जाता है इसलिए उनको फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी भी बोला जाता है यस सो ही इज द फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी अगर आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाए फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी पूछा जाए या ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको यहाँ पे कार्लस लीनियस टिक करना है क्योंकि टेक्सोनॉमी का जो मेन कॉन्सेप्ट है जो मेन इन्होंने ही दिए थे है ना तो ऐसा अगर कुछ आपसे पूछा जाता है तो वहां पे आपको कार्लस लीनियस को ही टिक करना है ना राइट देन बात करते हैं देर आर सेवरल अदर साइंटिस्ट ऑल्सो इसके अलावा और बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पे काम किया था राइट सो देर वर सेवरल साइंटिस्ट लाइक they have classified the living organism into different group but at modern time the classification given by the Whittaker in 1969 is widely adopted in the world अब ये तो बात करी हमने नेमिंग की फिर बात करते हैं क्लासिफिकेशन की अब क्लासिफिकेशन में हमारे पास बहुत सारे क्लासिफिकेशन सिस्टम दिए गए लेकिन आउट ऑफ ऑल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो सबसे कॉमन क्लासिफिकेशन सिस्टम है जो हम रिसेंट में यूज कर रहे हैं वो है व्हिटेकर राइट व्हिटेकर ने 1969 में क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था दैट इज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जिसमें मोनेरा प्रोटिस्टा फंगस प्लांटिया एंड एनिमेलिया को उन्होंने 3 यहाँ पे टोटल उन्होंने 5 किंगडम्स दिए थे नंबर 1 मोनेरा नंबर 2 प्रोटिस्टा नंबर 3 फंगस एंड नंबर 4 प्लांटिया एंड नंबर 5 एनिमेलिया सो इस तरह से उन्होंने टोटल कितने किंगडम्स दिए थे टोटल 5 किंगडम्स उन्होंने दिए थे सो ये 5 किंगडम्स जो इन्होंने दिए थे इसको ही हम व्हिटेकर क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं
हैं। तो अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि कौन से 5 किंगडम्स आपके व्हिटेकर क्लासिफिकेशन में आते हैं, तो आपको ऑप्शन में से यही 5 सिर्फ सेलेक्ट करने हैं, कोई भी ऐसे ही कुछ सेलेक्ट नहीं कर लेना है, राइट। सो दीज आर द 5 किंगडम्स वी हैव इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम गिवन बाय द व्हिटेकर, जो व्हिटेकर ने दिया था, राइट। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांटिया, एनिमिलिया। इसके अलावा आपका एक 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम भी आता है। अब 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम भी ऐसे ही रहता है, सिर्फ जो मोनेरा है, मोनेरा को फर्दर उन्होंने अलग अलग ग्रुप, अलग अलग डिवाइड कर दिया है, आर्किया में एंड बैक्टीरिया में। बाकी प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांटिया, एनिमेलिया वो सब सेम रहेंगे। तो ये आपको याद कर लेना है, राइट। यहां तक कोई डाउट नहीं, राइट। ओके, सो दिस इज सिंपल। ओके, सो नेक्स्ट बात करते हैं 5 किंगडम सिस्टम की इन डिटेल। सो दिस इज द 5 किंगडम सिस्टम जो आर.एच. व्हिटेकर ने 1959 में दिया था। ऐसी चीजें पूछी जाती है कई बार, जो इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट होते हैं, जो उनका इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है वो पूछ लेते हैं, है ना। तो कई बार जो इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट रहते हैं, उनका जो कंट्रीब्यूशन रहता है वो आपसे पूछ लिया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, राइट। तो द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में आपका प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिलेंगे, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। यस, राइट, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। अब जो प्रोकैरियोटिक है उसमें आपको सिर्फ एक ही किंगडम देखने को मिलेगा, दैट इज किंगडम मोनेरा। यस, किंगडम मोनेरा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद यूकैरियोटिक में आपको दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे। यूकैरियोटिक वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास सेल में न्यूक्लियस होता है, और प्रोकैरियोटिक वो होते हैं जिनके पास सेल में न्यूक्लियस या सेल ऑर्गेनल नहीं होते। इसके ऊपर हमने पूरी एक क्लास करी है। इफ यू हैवंट वॉच्ड दैट वीडियो, यू कैन वॉच द वीडियो ओवर द सेल, राइट। हमने पूरे सेल को वहां पे कवर किया है, तो आप वो वीडियो वॉच कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट में कोई डाउट है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर, ये सब हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है ना, राइट। इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछे जाते हैं, तो ये हमने कवर कर दिया है, राइट। अब बात कर रहे थे जैसा कि हम प्रोकैरियोट की, राइट। तो प्रोकैरियोटिक ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं रहता, राइट। जैसे कि किंगडम मोनेरा, राइट, यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं रहेगा, राइट। यूकैरियोटिक ऐसे होंगे जिनमें न्यूक्लियस मिलेगा, लाइक यूनिसेल्युलर हो गए, मल्टीसेल्युलर हो गए। यूनिसेल्युलर में आपका आएगा किंगडम प्रोटिस्टा, एंड मल्टीसेल्युलर में आपके आएंगे फर्दर जितने बच गए वो सब, है ना। यस, मल्टी सेल्यूलर को भी फर्दर डिवाइड किया जाता है कि उसमें सेल वॉल है या नहीं है, राइट। सेल वॉल है या नहीं है। अगर सेल वॉल होगी, है ना, अगर सेल वॉल होगी तो वहां पे दो किंगडम, फिर आगे देखते हैं कि वो न्यूट्रिशन कैसे लेता है, खुद से अपना खाना खुद से बनाएगा, तो वो ऑटोट्रॉफिक है। जैसे प्लांट है, वो अपना फूड खुद से बना लेते हैं, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो वो ऑटोट्रॉफिक है ना। दूसरा हेटेरोट्रॉफिक, मतलब खुद का फूड खुद से प्रिपेयर नहीं करेंगे, बाहर जो सनलाइट होगी उस पर डिपेंड नहीं करके वो सीधा प्लांट को ही ईट करेंगे या फिर किसी अदर ऑर्गेनिज्म को ईट करेंगे, वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं करेंगे। सो ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो होंगे हेटेरोट्रॉपिक। तो आपके जो सेल वॉल वाले जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो दो टाइप के रहते हैं, ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक वाले जो ऑर्गेनिज्म है उनको हमने किंगडम प्लांट में रखा है। किसमें रखा है? किंगडम प्लांट में। तो किंगडम प्लांट में ऐसे ऑर्गेनिज्म को रखा गया है जो यूकैरियोटिक है, मल्टीसेल्युलर है, जिनके पास सेल वॉल मिलेगी, और जो ऑटोट्रॉपिक है। यही चीजें आपसे पूछी जाती है। तो यहाँ पे किंगडम प्लांटिया में हमने सारे प्लांट्स को रखा है, राइट। किंगडम प्लांटिया में हमने क्या रखा है, किसको रखा है? हमने प्लांट्स को मेनली यहाँ पे रखा है। उसके बाद बात करते हैं हेटेरोट्रॉप्स की। अब हेटेरोट्रॉप्स में क्या रखा है? हेटेरोट्रॉप्स में वो रखे हैं जो खुद का फूड खुद से प्रिपेयर नहीं करते। फंगस, फंगस नेवर प्रिपेयर इट्स ओन फूड, राइट। वो हमेशा बाहर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन पे अपनी फूड रिक्वायरमेंट के लिए डिपेंड करती है। तो यहाँ पे हमने रखा है किंगडम फंगस को। फिर ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो मल्टी सेल्यूलर भी हैं, जो यूकैरियोटिक भी हैं, लेकिन उनमें सेल वॉल नहीं होती, है ना, सेल वॉल नहीं होती। अब ऐसे ऑर्गेनिजम्स को रखा गया एनिमेलिया किंगडम में, जिसमें जिसमें कि हम बोलते हैं हमने एनिमल्स को रखा है ना। सो दोज आर एनिमेलिया किंगडम, जिसमें कोई सेल वॉल नहीं होगी, मल्टी सेल्यूलर होंगे, और उनके सेल में न्यूक्लियस होगा, यूकैरियोटिक होंगे, राइट। यस,
तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हमने तो इस तरह से हमारा 5 किंगडम सिस्टम आर.एच. व्हिटेकर का हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा फर्दर इसमें थोड़ी-सी मॉडिफिकेशन करी गई थी। किंगडम मोनेरा को फर्दर बैक्टीरिया एंड आर्के बैक्टीरिया में डिवाइड कर दिया गया था, राइट? तो ये बैक्टीरिया मैं बी से लिख रही हूँ, बैक्टीरिया, और आर्के बैक्टीरिया मैं ए बी से लिख रही हूँ। तो फर्दर इसको बैक्टीरियन आर्के बैक्टीरिया में डिवाइड कर दिया गया था, तो ये आपको याद रखना है। बाकी हम यही किंगडम यूज कर रहे हैं, यही सारे किंगडम्स हम करते हैं और यही सिस्टम हम यूज करते हैं। यस, तो इस तरह से हमने पूरा ओवरव्यू ले लिया कि टेक्सोनॉमी में हमें क्या-क्या करना होता है। अब जितने भी हमने ये यहाँ पे किंगडम्स बताए, स्टार्टिंग फ्रॉम द किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगस, किंगडम प्लांटिया, किंगडम एनिमेलिया, वी नीड टू कवर ऑल दोज इन लिटिल बिट मोर डिटेल, राइट? कुछ-कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं, तो वो अभी हमें डिस्कस करने हैं, राइट? यस एवरीवन? ओके, समझ आ रहा है ना? यस, ओके। सबसे पहले बात करते हैं किंगडम मोनेरा की। किंगडम मोनेरा इंक्लूड ऑर्गेनिज्म दैट आर सिंगल सेल। इसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो मेनली सिंगल सेल होंगे। सिंगल सेल मतलब सिर्फ एक सेल से बने होंगे, है ना? और उनके सेल में न्यूक्लियस नहीं होगा। अगर सेल में न्यूक्लियस नहीं होगा तो वो कैसे होंगे? वो प्रोकैरियोटिक होंगे। तो यहाँ पे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आएंगे, उनके सेल में न्यूक्लियस नहीं होगा और यूनिसेलुलर होंगे। वो यूनिसेलुलर का मतलब है सिर्फ एक सेल होगा, है ना? यस, यूनिसेल्युलर का मीनिंग है कि सिर्फ एक ही सेल उनमें आपको देखने को मिलेगा, राइट? उसके बाद बात करते हैं, दे डू नॉट हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उनके पास कोई अपनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहती। दे डू नॉट हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि उनके पास न्यूक्लियस ही नहीं होता, इस वजह से, राइट? तो नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नो न्यूक्लियस, नो सेल ऑर्गेनल, बहुत सिंपल सेल रहते हैं, राइट? यस, ओके। सो दे डू नॉट हैव स्पेसिफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उनका कोई स्पेसिफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी नहीं होता, है ना? क्योंकि वो अलग अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, मतलब जो खुद का खाना खुद से प्रिपेयर करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे, और वो हेटेरोट्रॉपिक भी होते हैं, मतलब कि दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करेंगे अपने फूड नीड्स के लिए, है ना? तो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन उनका कोई डिफाइंड नहीं होता, अलग अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको देखने को मिलता है, राइट? उसके बाद ये एरोबिक भी होते हैं, एनारोबिक भी होते हैं। एरोबिक का मीनिंग होता है कि वो सिर्फ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही आपको देखने को मिलेंगे। मेन जो वो काम करेंगे वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही सर्वाइव करेंगे, तो वो तो होते हैं एरोबिक। और एनारोबिक होते हैं कि मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में रहेंगे वो। सो एरोबिक तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रहेंगे और एनारोबिक ऑक्सीजन की एब्सेंस में रहेंगे। तो यहाँ पे दोनों टाइप के आपको ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे। एक वो जो ऑक्सीजन यूज करेंगे, दूसरे वो जो ऑक्सीजन के बिना भी सर्वाइव करेंगे। राइट, सो दिस इज अबाउट एरोबिक एंड एनारोबिक। उसके बाद बात करते हैं, दीज ऑर्गेनिज्म आर हैविंग द रिजिड सेल वॉल। इनके पास सेल वॉल देखने को मिलती है, और वो भी कैसी सेल वॉल? रिजिड सेल वॉल, राइट? कैसी सेल वॉल? रिजिड सेल वॉल। तो इनकी जो सेल वॉल रहती है वो एक रिजिड सेल वॉल रहती है, राइट? सेल वॉल मतलब रहेगी। और जो मेन आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कई बार कि इनकी सेल वॉल किससे बनी होती है, राइट? तो इनकी सेल वॉल बनी रहती है पेप्टिडोग्लाइकेन से। तो आपको ये याद रख लेना है कि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है, राइट? बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है। सेल ऑर्गेनल लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, दे ऑल आर एब्सेंट, एंड रिप्रोडक्शन इज बाय स्पोर फॉर्मेशन और बाइनरी फिजन। रिप्रोडक्शन यहाँ पे मेनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है या तो स्पोर बनेंगे या बाइनरी फिजन होगी, मतलब एक सेल दो सेल में डिवाइड कर जाएगा। अब जो आपके पेपर में पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि बताओ स्पोर फॉर्मेशन कब होता है बैक्टीरिया में, या किंगडम मोनेरा के जो ऑर्गेनिज्म है, लाइक बैक्टीरिया हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया। तो पूछा जाता है कि इनमें कब आपको स्पोर्स देखने को मिलेंगे, कब यहाँ पे स्पोर्स बनेंगे, राइट? तो ये आपसे पूछा जाता है, तो आपको बताना है कि स्पोर्स कब बनेंगे यहाँ पे। सो स्पोर्स बनते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में। यस, अनफेवरेबल कंडीशन में यहाँ पे स्पोर्स बनेंगे, राइट? और जब फेवरेबल कंडीशन वापस आ जाएंगी, मतलब जो स्ट्रेस वाली कंडीशन है वो चली जाएंगी, मतलब फेवरेबल कंडीशन वापस आ जाएंगी, तो जो ये स्पोर हैं ये जर्मिनेट, आप बोल लो, राइट? ये पूरा एक नया बैक्टीरिया बना देंगे, है ना? सो स्पोर फॉर्मेशन कब होता है? ये अनफेवरेबल कंडीशन में होगा, जब कंडीशन बाहर फेवरेबल नहीं होगी। सो अनफेवरेबल कंडीशन में यहाँ पे स्पोर फॉर्मेशन होगा, और वापिस से जब फेवरेबल कंडीशन आएंगी ये ग्रो कर जाएंगे, ये नया बैक्टीरिया बना देंगे। ये आपको याद रखना है कि किस कंडीशन में किस टाइप की इनकी रिप्रोडक्शन रहती है। नॉर्मल कंडीशन में ये बाइनरी फिशन ही करते हैं,
राइट, से स्ट्रेस कंडीशन में ये स्पोर्स बनाते हैं। यस, उसके बाद बात करते हैं माइकोप्लाज्मा की। राइट, माइकोप्लाज्मा का क्या रहता है, अब देखो, माइकोप्लाज्मा आर आल्सो नोन एज द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। यस, आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्मॉलेस्ट लिविंग सेल बताओ क्या होगा, तो आपको वहां आंसर करना होता है कि माइकोप्लाज्मा जो आपका है वो आपका स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होगा। सो यहाँ पे जो माइकोप्लाज्मा रहेगा वो आपका स्मॉलेस्ट लिविंग सेल रहेगा, तो ये आपको याद रखना है। राइट, यस, सो माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। ओके, सो ये आपका स्मॉलेस्ट लिविंग सेल रहेगा। दे कंप्लीटली लैक सेल वॉल, यहाँ पे सेल वॉल नहीं होती। देखो, ये मोनेरा का ही पार्ट है, लेकिन माइकोप्लाज्मा में आपको याद रखना है उनके पास कोई भी सेल वॉल नहीं होती, और वो बैक्टीरिया से स्मॉल साइज के होते हैं, इसलिए इनको बोला गया है स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म। राइट, इसलिए बोला गया है स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, याद रखनी है। एंड दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है, ये याद रखना है कि दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। उनको वो एनारोबिक कंडीशन में सर्वाइव करते हैं। एनारोबिक कंडीशन मतलब कि वहां पे ऑक्सीजन की कोई नीड नहीं है उनके सर्वाइवल के लिए, तो ये एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स हैं। राइट, ये आपको याद रखना है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, देखो अब इनके पास सेल वॉल नहीं है, और जो हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं वो एंटीबायोटिक्स मेनली सेल वॉल पे भी काम करते हैं। तो अब इनके पास अगर सेल वॉल नहीं है, तो यहाँ पे एंटीबायोटिक्स का रेजिस्टेंट आपको देखने को मिलता है। एंटीबायोटिक्स इनको किल नहीं करती है ना। एंटीबायोटिक्स क्या रहती है, एंटीबायोटिक्स वो केमिकल होते हैं जो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है और वो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देते हैं। राइट, राइट, इस तरह से हमें एंटीबायोटिक्स देखने को मिलते हैं। जब से जो सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन एंटीबायोटिक का नेम आपके पेपर में पूछा जाता है काफी बार, वो है पेनिसिलिन। राइट, पेनिसिलिन आपकी एक एंटीबायोटिक है जो कि पेनिसिलिन नोटेटम। राइट, ये आपकी नोटबुक में आप नोट डाउन कर लो। राइट, पेनिसिलिन आपकी एक एंटीबायोटिक है जो कि एक पेनिसिलियम नोटेटम आपकी एक फंगस रहती है जो इसको प्रोड्यूस करती है। राइट, तो ये आपको याद कर लेना है, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, तो ये आपको रख लेना है। ओके, सो ये आपने नोट कर लिया। ओके, सो दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ये हो गया। एंड ये पैथोजन होते हैं एनिमल एंड प्लांट में। पैथोजन का मतलब है बीमारी कोज करेंगे, है ना। राइट, इलनेस कोज करेंगे, हमें इन्फेक्शन कोज करेंगे ह्यूमंस में, ये मतलब रहता है पैथोजन का। राइट, यस। उसके बाद बात करते हैं जैसे कि जो माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया का नाम आपने सुना होगा, सो वो न्यूमोनिया कोज कर देता है हमें, है ना, ह्यूमंस में। सो दिस इज माइकोप्लाज्मा ओनली, है ना। और माइकोप्लाज्मा आपके स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म रहते हैं, इनको पीपीएलओ भी बोला जाता है। इसके अलावा जो आपसे एक पेपर में पूछा जाता है वो पूछा जाता है पीपीएलओ, तो पीपीएलओ भी नोट डाउन कर लो, इनको ही पीपीएलओ बोला जाता है। और पीपीएलओ की फुल फॉर्म भी याद कर लो, दैट इज, नोट डाउन कर लो आपकी नोटबुक में, दैट इज प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। राइट, क्या होता है ये होता है प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये माइकोप्लाज्मा ही होता है। तो ऑप्शन में अगर आपको कहीं पे पीपीएलओ भी दिखता है तो आप पीपीएलओ भी टिक कर सकते हैं, है ना। राइट, पीपीएलओ इज ऑल्सो माइकोप्लाज्मा एंड दिस इज प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ओके, उसके बाद बात करते हैं साइनोबैक्टीरिया की। यस, साइनोबैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। यस, यू हर्ड इट राइट, आपने सही सुना है, बिल्कुल। ये ऐसे बैक्टीरिया है जो फोटोसिंथेसिस करेंगे, है ना। कई बार सीधा सीधा पूछ लेते हैं पेपर में कि बताओ उस बैक्टीरिया का नाम बताओ जो फोटोसिंथेसिस करेगा, तो वहां पे आपको साइनोबैक्टीरिया को मार्क कर देना है ना। यहां तक कोई डाउट नहीं है। राइट, यस। तो फोटोसिंथेसिस वाले बैक्टीरिया क्या है, साइनोबैक्टीरिया है। वो खुद से अपना फूड प्रिपेयर कर लेते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। उनका दूसरा नाम है ब्लू ग्रीन एल्गे। राइट, ब्लू ग्रीन एल्गे, साइनोबैक्टीरिया का ही दूसरा नाम है ब्लू ग्रीन एल्गे। यस, साइनोबैक्टीरिया का ही दूसरा नाम है ब्लू ग्रीन एल्गे, ये आपको याद रख लेना है। राइट, ओके। उसके बाद एक आता है एनाबीना एंड जो ये एनाबीना रहता है ये भी आपका साइनोबैक्टीरिया ही है, ये भी आपको याद रख लेना है। और एनाबीना के बारे में एक खास बात है जो आपसे पेपर में पूछी जाती है, वो पूछा जाता है कि जो एनाबीना रहता है वो आपका एक सिम्बायोंट रहता है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। राइट, नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा ये प्लांट्स के रूट में। राइट, यस। तो ये एज अ फर्टिलाइजर का काम करेगा क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है। ये एक बायो फर्टिलाइजर का काम करेगा क्योंकि ये लिविंग है और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है। तो
एनाबीना आपका क्या रहता है, एक बायो फर्टिलाइजर रहता है। नंबर 1, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है और ऊपर से ये लिविंग है, ये ऑर्गेनिज्म है। एक तो हम केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं कि नाइट्रोजन की सप्लाई करते हैं हम, क्योंकि जो प्लांट है वो जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन अवेलेबल है उसको यूज नहीं कर सकते, उनको चाहिए नाइट्रोजन यूजेबल फॉर्म में, राइट। तो या तो आप बाहर से केमिकल्स डाल दो या तो ये एनाबीना डाल दो वहां पे, ये भी सेम काम करेगा। तो क्योंकि ये लिविंग है तो इसको बायो फर्टिलाइजर बोला जाता है। अगर आप केमिकल डालते हो तो वो केमिकल फर्टिलाइजर होंगे क्योंकि वो केमिकल्स हैं, है ना, राइट। सो यहाँ पे आपको एनाबीना आपका क्या है, एक बायो फर्टिलाइजर है, ये एक साइनोबैक्टीरिया है और ये क्या करता है, ये नाइट्रोजन की फिक्सेशन करता है। ओके, इसके बाद कुछ और बैक्टीरिया की बात करते हैं। बैक्टीरिया आर द सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ये सिंगल सेल होते हैं क्योंकि ये किंगडम मोनेरा में है। तो जितने भी किंगडम मोनेरा की फीचर पड़ी थी वो सब होंगी यहाँ पे। यहाँ पे सेल वॉल मिलेगी, ये परमिटिव टाइप के ऑर्गेनिज्म होंगे, मतलब बहुत पुराने, बहुत ऐसे सिंपल टाइप के होंगे, ज्यादा कुछ इनके सेल में होता नहीं, कोई सेल ऑर्गेनल नहीं होता, कोई न्यूक्लियस नहीं होता। सो सिंपल ऑर्गेनिज्म है बिल्कुल, है ना। तो ये अब जो बैक्टीरिया वो हमारे लिए बेनिफिशियल भी है और हमारे लिए हार्मफुल भी है। बेनिफिशियल कैसे हैं, सबको पता है, राइट। सबके घर में दूध दही लस्सी बनती है, राइट। तो जो लस्सी बनती है या दही बनाते हैं, योगर्ट जिसको हम बोल देते हैं, तो जब हम योगर्ट बनाते हैं तो वो बैक्टीरिया की हेल्प से ही बनती है। मिल्क को योगर्ट में कन्वर्ट किया जाता है बैक्टीरिया की हेल्प से, और आपके पेपर में पूछा जाता है उस बैक्टीरिया का नाम। तो आपको उस बैक्टीरिया का नाम पता होना चाहिए कि जो मिल्क को योगर्ट में कन्वर्ट करेगा। यस एवरीवन, आपको बहुत लोगों को तो पता भी होगा, नहीं पता तो पता कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हो, लैक्टोबैसिलस हो, राइट। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जहां पे लैक्टिक वाला वर्ड आए वो वाला ऑप्शन आपको चूज करना है, राइट। वो वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, राइट। सो दिस लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग द मिल्क इनटू योगर्ट, राइट। मिल्क को योगर्ट में कन्वर्ट किया जाता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के द्वारा। तो ये आपको याद कर लेना है। यस, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। एट अदर टाइम दे आर डिस्ट्रक्टिव, दे आर कॉजिंग द डिजीज लाइक कॉलेरा, दे आर कॉजिंग द सिफिलिस, there are so many diseases which are caused by the bacteria. These are the common ones जो आपसे पेपर में भी पूछी जा सकती हैं, right? Tuberculosis, right? Yes, एक आपका आता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट बैक्टीरिया में जो काफी फेमस है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का मतलब है उस बैक्टीरिया पे वो एंटीबायोटिक काम ही नहीं करेगी। कुछ बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया हो गए हैं कि आप उनको जितनी मर्जी एंटीबायोटिक्स ले लो आप, वो किल नहीं करेंगे उस बैक्टीरिया को। तो उस केस में हम बोलते हैं कि उस बैक्टीरिया में, उस एंटीबायोटिक के लिए क्या है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, राइट। तो ऐसे कुछ बैक्टीरिया हैं जिसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलता है बैक्टीरिया में, राइट। तो एक MRSA करके है, दैट इज मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ओरिस, राइट। ये आपका ऐसा बैक्टीरिया है जिसपे ये पेनिसिलिन काम नहीं करती है ना, और ये आपको मोस्ट कॉमनली हॉस्पिटल्स में देखने को मिलता है, राइट। ये यहाँ पे अगर इसका इन्फेक्शन हो जाता है तो बहुत मुश्किल है इसको क्योर करना, क्योंकि एंटीबायोटिक तो काम ही नहीं करेंगे इस पे, राइट। एंटीबायोटिक ही तो लेते हैं हम। अब आपको फीवर हो गया, बैक्टीरियल कोई इन्फेक्शन हो गया, आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर आपको 3 to 5 डेज का एक पूरा कोर्स देगा एंटीबायोटिक्स का, जिससे आपका ट्रीटमेंट किया जा सके, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल किया जा सके, कम किया जा सके। अब ये ऐसा बैक्टीरिया जिसमें कोई भी एंटीबायोटिक काम ही नहीं करेगी। अगर एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी तो सोचो ठीक कैसे होगा, है ना। सो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ये, इसको ठीक करना इज वेरी टीडियस टास्क, क्योंकि यहाँ पे ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इसमें आपको देखने को मिलता है। तो जहां एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ जाएगा वहां क्योर करना बहुत मुश्किल काम है ना। सो ये बहुत हार्ड है कि ट्रीटमेंट आप बहुत मुश्किल से कर सकते, बहुत हार्ड ट्रीटमेंट रहेगा, राइट। इतना इजिली आप ट्रीट नहीं कर पाओगे इसको, क्योंकि एंटीबायोटिक्स जो कॉमनली हम लेते हैं वो तो इसको क्योर करेंगी ही नहीं, है ना, इसको किल करेंगी ही नहीं। तो ये ऐसे कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो जिनको ट्रीट करना इज वेरी हार्ड। ओके, सो डिफिकल्ट जाते हैं इनका ट्रीटमेंट, इतना इजीली इनको हम ट्रीट नहीं कर सकते। उसके बाद बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के बेसिस पे बैक्टीरिया आपके अलग अलग टाइप के होते हैं। हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया भी होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे अपनी फूड रिक्वायरमेंट के लिए डिपेंड करते हैं। उसके बाद ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी होते हैं। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया खुद से अपना फूड प्रिपेयर कर लेंगे। अब ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है वो दो तरह से खुद का फूड प्रिपेयर करते हैं।
एक तो फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेसिस करके करेंगे, दूसरा कीमोसिंथेटिक होते हैं, वो केमिकल यूज करके अपना फूड प्रिपेयर करेंगे, बट वो खुद से कर रहे हैं ना, चाहे वो केमिकल यूज करके करें, चाहे वो फोटोसिंथेसिस करके करें, खुद से फूड प्रिपेयर कर रहे हैं ना। अगर खुद से फूड प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो क्या होंगे, ऑटोट्रॉफिक होंगे, है ना। ऑटो मतलब खुद से, है ना। और जो हेटेरोट्रॉपिक है वो खुद से फूड प्रिपेयर नहीं करेंगे, वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को डायरेक्टली उस पे फीड करेंगे, है ना, तो उसको बोला जाता है हेटेरोट्रॉपिक। ओके उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट बैक्टीरिया आता है जो कि है आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया जो है आपका वो बिलोंग करता है डोमेन आर्किया से, एंड दे आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। और ये आपके कैसे रहते हैं, ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म आपके रहते हैं, और ये मेनली आपकी एक्सट्रीम एनवायरमेंट में मिलते हैं, ये आपको याद रखना है। जो आर्के बैक्टीरिया है वो भी एक बैक्टीरिया ही है, बट डिफरेंस क्या है यहाँ पे, ये एक्सट्रीम कंडीशन में मिलता है। अब आप बोलोगे एक्सट्रीम कंडीशन क्या होती है, एक्सट्रीम कंडीशन वो कंडीशन होती हैं जो नॉर्मल कंडीशन, जैसे नॉर्मल टेम्परेचर हो गया, नॉर्मल ह्यूमिडिटी हो गई, नॉर्मल पीएच हो गई, ना ज्यादा एसिडिक ना बेसिक, न्यूट्रल काइंड ऑफ हो गया, ये नॉर्मल फीचर्स हैं। अब आप वहीं पे बहुत ज्यादा एसिड डाल दो, कहीं पे बहुत एसिडिक कर दो, टेम्परेचर को 100 डिग्री सेल्सियस कर दो, 80 डिग्री सेल्सियस कर दो, राइट। हॉट स्प्रिंग हो गई जहां पे नेचुरल टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, तो ऐसी जो कंडीशन है वो एक्सट्रीम कंडीशन है। अब नॉर्मल वाटर हो गया, एक आपका सी वाटर हो गया बहुत सॉल्टी, है ना। तो यहाँ पे ये एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं, ऐसी जो कंडीशंस होती हैं। सो एक्सट्रीम कंडीशंस में नॉर्मल जो बैक्टीरिया मिलते हैं, यू बैक्टीरिया जिनको हम बोलते हैं, नॉर्मल बैक्टीरिया जो रहते हैं यू बैक्टीरिया, दैट इज द ट्रू बैक्टीरिया। जो ट्रू बैक्टीरिया जो यू बैक्टीरिया होते हैं वो तो नॉर्मल कंडीशन में मिलते हैं, राइट। लेकिन जो आके बैक्टीरिया है वो, उनकी एक खास बात ये है कि वो नॉर्मल कंडीशन में ना मिलके एक्सट्रीम कंडीशन में मिलते हैं। यस, एक्सट्रीम कंडीशंस में मिलते हैं। अब ये इनको एक्सट्रीमोफाइल्स भी बोला जाता है, इसलिए आर्के बैक्टीरिया को ही क्या बोला जाता है, एक्सट्रीमोफाइल भी बोला जाता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, आपका मेथेनोजन इसका एग्जाम्पल है, राइट। बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार, कि जो मेथेनोजन है वो क्या क्या प्रोड्यूस करता है, तो वो मीथेन गैस प्रोड्यूस करता है। आपको मेथेनोजन कहाँ मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। यस, आपको मेथेनोजन कहाँ मिलता है, मेथेनोजन कहाँ मिलेगा, राइट। मिथेनोजन बैक्टीरिया आपको कहाँ मिलेगा, यस। मिथेनोजन हमें मिलता है काऊ डंग में, यस यू हर्ड इट राइट। मिथेनोजन जो आपका वो काऊ डंग में मिलता है आपको, राइट। काऊ डंग या किसी भी दूसरे कैटल का डंग, राइट। सो कैटल के डंग में आपको, जिसको हम गोबर भी बोलते हैं, है ना। सो गोबर में या कैटल डंग में आपको मिलता है मिथेनोजन बैक्टीरिया, राइट। और ये वहां प्रोड्यूस करता है मीथेन। अब जो स्मेल आती है, राइट, काउ डंग से या कैटल डंग से या गोबर से, वो इसी के होते हैं, राइट। मीथेन प्रोड्यूस करता रहता है ये। तो पेपर में अगर पूछा जाए कि गोबर में या कैटल डंग में आपका कौन सा बैक्टीरिया रहता है, आपको बोलना है आर्की बैक्टीरिया। अगर आपको ऑप्शन में दिख जाए मिथेनोजन तो आपको टिक करना है मिथेनोजन पे, है ना, और ये प्रोड्यूस करेगा मीथेन, राइट, है ना, सिंपल हो गया याद। ओके, नाउ दे आर कॉमन इन वेटलैंड, और इसके अलावा ये मार्शी एरियाज में, वेटलैंड्स में भी मिलते हैं। इसके अलावा ये जो रूमिनेंस है, रूमिनेंस मतलब कि हमारे जो कैटल्स हो गए, है ना, उनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में मिलते हैं, राइट। इसलिए वो गोबर में वेस्ट मटेरियल जब एक्सक्रीट होता है उसमें भी कुछ आ जाते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मीथेन प्रोडक्शन, राइट। उसके बाद जो हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल में फ्लैटुलेंस हो जाता है, गैस बन जाते हैं, वो सब जो दिक्कत होती है, अगेन बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल रहता है। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर, दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनका जो साइज है, शेप है, स्ट्रक्चर है, वो ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है, नॉर्मल बैक्टीरिया की तरह ही रहता है। लेकिन देन इन ये बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में मिलते हैं, ये इनका डिफरेंस है, राइट। यस, तो इनको और क्या बोला जाता है, इनको हेलोफाइल्स भी बोला जाता है। हेलोफाइल्स मतलब बहुत सॉल्टी कंडीशंस में मिलते हैं, राइट। यस, ओके। तो ये हो गए आर्किया। बाकी बाकी जो फीचर है, इनके सेल हैं वो बिना न्यूक्लियस के होंगे, प्रोकैरियोटिक सेल होंगे, यूनिसेलुलर होंगे, वो सब सेम है बैक्टीरिया की तरह। अब एक राइजोबिया है जो नाइट्रोजन फिक्स करता है, ये आपको रूट, जो लेग्यूम्स लेग्यूम्स के जो प्लांट रहेंगे उनके रूट के साथ ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में मिलता है। तो जो रूट रहते हैं लेग्यूम प्लांट्स के, लेग्यूम्स के, उनके साथ ही अटैच मिलेगा और वहां पे ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा। ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है राइजोबियम बैक्टीरिया पे, तो ये भी आपको याद कर लेना है कि लेग्यूम्स के साथ ये रिलेशनशिप में आपको देखने को मिलता है,
राइट। उसके बाद जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जितने भी हमने बैक्टीरिया डिस्कस करे, जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिस्कस करे, सब के सब एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, है ना। एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे और बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, ये सब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। इनके थ्रू ये क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे। बैक्टीरिया का अगर पूछा जाए कि कैसे रिप्रोड्यूस करेगा, बैक्टीरिया कैसे नए बैक्टीरिया बनाएगा, तो इनमें से आपको गिवन ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन दिखे तो वो आपको टिक कर देना है। मोस्ट कॉमन बाइनरी फिशन होता है, राइट, यस। So with this we have completed the bacteria part, and we have completed the basics of taxonomy. I hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा. If you like the video, do like, share and subscribe the Brainipedia skill. Stay connected with us for our upcoming sessions on general science for your NTPC exam. Yes, right, we'll meet in next session. Till then, have a good day, take care.